हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी और आप कर रहे होंगे सीटेट एग्जाम की तैयारी। तो इस बार मैं गारंटी ले रहा हूं आपका सीटेट 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। मैंने जितने भी आज तक वीडियो दिए हुए हैं सभी में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो 100 टाइम्स सीटेट में रिपीट हो रहे हैं। और ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, ये नई प्लेलिस्ट है, इसमें हम सारे के सारे मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो हमारी सीडीपी की प्लेलिस्ट है वहां पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को फिनिश किया है। अगर आपने शुरुआत की है तो पहले पहले आप पैटर्न देख लीजिएगा, मतलब हमें चलना किस राह पे है ना। तो पहले आपको ये पता होगा, पैटर्न पूरा पता होना चाहिए, देन उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिएगा। पहले हो सके तो कम से कम नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं कितना अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, चीजों को समझोगे नहीं, तब तक चीजें क्लियर नहीं हो सकती। चलिए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगेगी। तो देखो, क्वेश्चन सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं। हो सके तो नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे और जितना मेरे से हो सकेगा हम उस तरीके से प्रैक्टिस करवा रहे हैं प्रॉपर। अगर आपने थोड़े से भी वीडियो देख लिया तब भी सीटेट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ही नॉर्मल है, ना कोई इसमें निगेटिव मार्किंग है। मतलब आपको जस्ट 82 मार्क्स लाने, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्लियर इतनी बात? तो चलते हैं सारे क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, टारगेट अपना ये रखो कि कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट सीखो। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करने का, मतलब कि रोट मेमोराइजेशन या रटने पे बिल्कुल मत जाओ। हर कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करो, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर सको, है ना। तो प्रैक्टिस आप इतनी करके जाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और प्रीवियस में बार बार रिपीट हुए हैं। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी जितने भी मैंने वीडियो दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है? देखो, स्किल की बात करी जाए, एक ग्रॉस मोटर स्किल होती है, एक फाइन मोटर होती है। एक ग्रॉस मोटर स्किल है और एक होती है फाइन मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर में क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस मोटर, इसका मतलब है कि जब आप बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हो। फाइन मोटर का होता है जब आप छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज करते हो, यानी छोटी मसल्स का जब आप यूज करते हो तो वो फाइन मोटर होती है। और ग्रॉस मोटर की बात करें तो जब आप बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हो तो वो फाइन मतलब ग्रॉस मोटर होती है। ग्रॉस मोटर में आप बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हो। क्लियर? अब बात करें चित्र बनाना, जब आप चित्र बनाते हो तो अपनी फिंगर्स का यूज करते हो। तो ये फिंगर जो है बड़ी मसल है, छोटी मसल है। तो आपको पता है फिंगर जो है छोटी मसल्स, तो ये फाइन मोटर के अंदर आएंगी, है ना। तो ग्रॉस मोटर के अंदर तो गलत हो गया है भाई। सुई पकड़ना, सुई भी आप छोटी छोटी फिंगर से पकड़ोगे भाई, ग्रॉस मोटर के अंदर कहां जाएगा? ये तो फाइन मोटर है। धागे में मोती पिरोना, ये भी फाइन मोटर है। लेकिन तेज चलना, जब आप बड़ी मसल्स का, जब भाई पैरों से चल रहे हो ना, तो ये कैसी बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हो आप, यानी ग्रॉस मोटर के अंदर यही आएगा ना। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि ग्रॉस मोटर यानी स्थूल गामक के अंदर जो आएगा तेज चलना आएगा, यानी थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे और समझेंगे कि आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिएगा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक कण के द्वितीयक कारक हैं। यहां पे क्या बात बोली जा रही है कि सेकेंडरी एजेंट कौन सा होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सेकेंडरी एजेंट कौन सा है। बताइए फटाक से कमेंट करके, प्राइमरी एजेंट क्या होता है और सेकेंडरी एजेंट क्या। देखो, प्राइमरी की बात करी जाए तो फैमिली जो होती है, परिवार जो होता है, वो हमारा क्या है, प्राइमरी एजेंट होता है। यानी परिवार जो है वो हमेशा प्राइमरी एजेंट के अंतर्गत आएगा। अगर परिवार के साथ में नाइबरहुड जुड़ा हुआ है, यानी आस पड़ोस जुड़ा हुआ है, तब भी आप परिवार को ही प्राइमरी एजेंसी बोलोगे। लेकिन सेकेंडरी की बात करी जा रही है तो सेकेंडरी में स्कूल भी आएगा, स्कूल आएगा, मीडिया आएगी। क्या आएगी? मीडिया। देखो, किताबें अगर बात करें, किताबें जो है वो भी सेकेंडरी एजेंसी, क्योंकि स्कूल के अंतर्गत आता है। किताबें और विद्यालय यानी दोनों जो है, और मीडिया, ये तीनों जो है वो क्या है, सेकेंडरी यानी द्वितीयक एजेंसी है। कैसी है? द्वितीयक एजेंसी है। किसकी? सोशलाइजेशन की, सामाजिकरण की। माता पिता यानी ये क्या है, परिवार। ये क्या है? परिवार। तो परिवार जो होता है वो प्राइमरी एजेंसी होता है। क्या होता है? प्राइमरी एजेंसी के अंदर आता है, प्राइमरी के अंदर। तो ये क्वेश्चन देखो सीटेट में 100 टाइम ये रिपीट होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राथमिक एजेंसी कौन सी होती है, द्वितीयक एजेंसी कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी एजेंसी के अंतर्गत आता है परिवार, फैमिली। अगर परिवार के साथ नाइबरहुड जुड़ा हुआ है, आस पड़ोस जुड़ा हुआ है, तो आप उसको भी प्राइमरी एजेंसी के अंतर्गत लोगे। लेकिन सेकेंडरी जो है वो मीडिया है, स्कूल है, ये सारी चीजें क्या है, द्वितीयक एजेंसी होती है, सेकेंडरी एजेंसी होती है। सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी जब आप अपने समाज में रहकर कुछ सीखते हो, अपने आसपास के लोगों के द्वारा कुछ सीखते हो, तो वो सोशलाइजेशन होता है। क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो एकदम राइट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी फोर्थ में दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड में क्या बात बोली जा रही है, देखो रचनात्मक आकलन किया जाता है, कब किया जाएगा, यानी रचनात्मक का मतलब क्या होगा बताइए, जहां पे क्रिएटिव क्लासरूम होगी, एक्टिव क्लासरूम होगी। देखो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, सीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ रहे हैं, जहां पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो हमको पता है कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, केवल सत्र के आरंभ में, जहां पे ओनली आ जाए आप काट दीजिए, ये अपने आप में टैग वर्ड गलत वर्ड है। सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, केवल सत्र, फिर से केवल आगे, फिर से केवल आगे काट दीजिएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, यानी यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि आकलन का मतलब जरूरी नहीं होता कि आप पूरे साल में ले या फिर आप मंथली वीकली आप टेस्ट लेते रहते हैं तो बच्चे के लिए बेहतर होता है ना। यहाँ पे इसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी आपको नहीं ऐड कर रहा हूँ। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी जितनी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, समझते हैं कि फोर्थ में क्या बात बोली जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी एक ऐसी क्लासरूम है जहां पे डिफरेंट टाइप के समाज से बच्चे आए हुए हैं, माने एक ऐसी क्लासरूम है जहां पे विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थिति वाले बच्चे, मतलब अच्छे बच्चे भी है, वीक बच्चे भी है, डिफरेंट टाइप के समाज से आए हुए हैं बच्चे, है ना। ऐसे में बच्चे, टीचर को क्या करना चाहिए, ऐसे में जब क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है तो टीचर को क्या करना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। भाई देखो यहाँ पे आपको बच्चों के समूह नहीं बनाने, है ना, बच्चों में ग्रुपिज्म नहीं कराना है, सभी को साथ में लेके चलना है, तो ये बात तो गलत हो गई। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाई रखनी चाहिए, यानी सभी से आपको उम्मीद है कि ये बच्चा भी अच्छा करेगा और सारे बच्चे अच्छा करेंगे, मतलब एज अ टीचर आपको सभी को इक्वल रखना है ना। आप ये नहीं कह सकते इसका आईक्यू लेवल ज्यादा, ये पढ़ने में अच्छा है तो उसको आप बढ़िया सपोर्ट करोगे, और ये पढ़ने में नहीं अच्छा है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे। आपको एज अ टीचर ये बिल्कुल भी नहीं करना है, सारे लोगों को एक साथ लेके चलना है, आपका पूरा पूरा हक बनता है एज अ टीचर, है ना। तो मे भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, फिर भी हम देख लेते हैं कि आगे क्या बात बोल रहे हैं। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण, ऐसा बिल्कुल गलत है कि बच्चा अगर पैसे वाले घर से है तो उसको आप उसके आधार पे यानी वर्गीकरण करोगे, बिल्कुल वर्गीकरण नहीं करना, सभी को सहयोगात्मक अधिगम कराना है, ये भी गलत बात हो गई। मानकीय पाठ्यचर्या का मतलब होता है सभी को आप एक ही डंडे से हाँक रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है भाई, किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को देर में समझ में आएगा, किसी को आप एग्जाम्पल दोगे, किसी को 2 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल का मतलब मैं कहने का यही चाह रहा हूं कि बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाइए आप, बच्चे को समझ में कहां पर आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएगा ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके आपकी बात को, है ना। तो ये भी गलत हो गया, हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, जहां पे आपको सभी को बराबर बराबर हक देना है और सभी से अपेक्षा रखनी है कि बच्चा अच्छा करेगा। चलिए होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फटाक से पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली जा रही है कि कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है, यानी क्लासरूम है जहां पे क्रिकेट के बारे में डिस्कशन चल रहा है, मतलब एक क्लासरूम है जहां पे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर है, टीचर से क्या हो रहा है और बच्चों में आपस में डिस्कशन हो रहा है, किस बात में, क्रिकेट को लेके बात डिस्कशन हो रहा है। तो जहां पे टीचर क्या कर रहा है, लड़कों को अधिक महत्व दे रहा है, मतलब लड़के बोलने का, लड़कों को अधिक महत्व दे रहा है लड़कियों की अपेक्षा, मतलब लड़कियों को कम महत्व दे रहा है लड़कों की अपेक्षा। ऐसे में टीचर क्या जताना चाहता है, किस बात को जताना चाह रहा है टीचर। चलिए रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, यानी जो रूढ़िवादिताएं फैली हुई हैं कि लड़कियां अच्छा नहीं कर पाएंगी स्पोर्ट में, लड़के अच्छा करते हैं, ये रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं, लड़कियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं, और ये रूढ़िवादिताएं कि लड़का बाहर कमाने जाएगा, लड़कियां घर में खाना बनाएंगी, ये रूढ़िवादिताएं जो हो रही कम हो रही है यहाँ पे, इस कथन से ये हो रहा है कि रूढ़िवादिताएं फैल रही है, कम कहां से होगी, है ना। जेंडर पूर्वाग्रहों को पालन कर रहा है, जेंडर समानता, समानता का होता तो दोनों को बराबर बराबर हक मिलता है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, तो गलत बात हो गई। जेंडर रूढ़िवादी धारणाओं को लोड हो रहा है, ये कोई बात नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है, यानी जो रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग फैली पड़ी है कि लड़कियों से ये नहीं होता है, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, तो वही टीचर जताना चाह रहा है, मतलब इस यहाँ पे बात से यही पता चल रहा है कि टीचर जो है ये रूढ़िवादिता को फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इन पूर्वाग्रहों का पालन हो रहा है जिनको कम करने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है, ताकि सारे एजुकेटेड बंदे आजकल इसको कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आजकल महिलाएं भी बाहर जॉब करती हैं, है ना। तो वही चीजें हो रही हैं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ में। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि क्या बात बोली जा रही है। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन
करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी ऐसी लर्निंग जहां पे आपस में डिस्कशन हो रहा हो, सहयोग हो रहा हो, बच्चे आपस में क्वेश्चनिंग कर रहे हो ना, तो ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण। मैंने पहले बोल दिया कि आपको एक जैसे ग्रुप नहीं बनाने हैं। मान लीजिए क्लासरूम में अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं, वो जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा है, होशियार बच्चे हैं, उनको आपने अलग बिठा दिया और वीक बच्चों को आपने अलग बिठा दिया। ऐसा आप करके ये जताना चाह रहे हैं, जब बच्चों के पास में लिस्ट जाएगी कि यार हमारा तो कमजोरों में नाम आया है, तो बच्चा अपने आप में हतोत्साहित हो जाएगा ना। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, सभी को एक साथ बिठाओ, एक साथ पढ़ाओ, है ना। आपको ये बिल्कुल नहीं करना, कमजोर हो तो अलग बिठाओ और अच्छे हो तो मतलब पढ़ने में अच्छे तो उनको एक साथ बैठाओ, है ना। सभी को बराबर बराबर हक दो, सभी को बराबर बराबर सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा करोगे तो बच्चा अपने आप में हतोत्साहित हो जाएगा, यार मेरे को कमजोर वाली टीम में रखा गया, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना। केवल निर्देश से ही काम नहीं चलेगा, बच्चों की भी आप सुन लीजिएगा, है। चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, यानी जो डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपस में क्वेश्चनिंग कराइए, पूछिए, ताकि चीजें समझ में आए, है ना। विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, विविध का मतलब डिफरेंट टाइप के ग्रुप बने हुए हैं, जहां पे हर प्रकार का बच्चा बैठा हुआ है ना। ऐसे में लर्निंग अधिगम बहुत अच्छा होगा और यही हमारे पास फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखो, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है, यानी क्लासरूम ऐसी है जहां पे प्रगतिशील क्लासरूम है, यानी जहां पे एक्टिवली बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे अधिगम सीख रहे हैं, मतलब बच्चे अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं बेटर तरीके से, यानी क्लासरूम बहुत ही क्रिएटिव है, अच्छी है, जहां पे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है। ऐसे में क्या होगा, आप किसको महत्व देंगे, क्या वो अभिभावक होगा, क्या वो विद्यार्थी होगा, अध्यापक होगा, परीक्षाएं होगा। पहले मुझे ये बताओ कि जब विद्यार्थी नहीं होगा तो हम अभिभावक का क्या करेंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। विद्यार्थी नहीं होंगे तो अभिभावक या अध्यापक का क्या करेंगे, जब विद्यार्थी नहीं होगा तो हम परीक्षाएं किसकी कराएंगे, है ना। तो हम दे रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CDP पढ़ रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल विकास। बच्चे को प्रायोरिटी दीजिए भाई, बच्चा होगा तभी तो हम वहां पे अधिगम कराएंगे, तभी तो सिखाएंगे, है ना। तो बच्चा ही प्रायोरिटी रखता है अपने आप में। बहुत इजी चीजें यार मेरे हैं, बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हो अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश करी। आप वैसे भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएड बीटीसी जो भी आपने किया हुआ है, तो इतना तो आप कर ही रहे हो, तो आपके अंदर इतनी समझ तो होगी यार, कॉमन सेंस। ये सीटेड एग्जाम में बहुत नॉर्मल एग्जाम है, सच में कह रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया अच्छे खासा स्कोर करोगे आप, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली जा रही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, पढ़िए जरा। देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वैगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। यहाँ पे वैगोस्की की बात आ गई है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करी है। और इन्होंने कल्चरल टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, यानी सांस्कृतिक उपकरणों को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। और इनकी बात करी जाए तो इन्होंने, ये एक रचनाकार है, क्या है, रचनाकार है। 3-4 नंबर में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं वैगोस्की से रिलेटेड। इन्होंने समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, मतलब वैगोस्की की बात करिए तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये रचनाकार है जिन्होंने समाज को बहुत प्रायोरिटी दी है ना। तो इनके अकॉर्डिंग कल्चरल टूल यानी सांस्कृतिक उपकरणों को इंपॉर्टेंस मिली है ना। वैगोस्की की बात तो सामाजिक पृथक्करण की बात इन्होंने नहीं करी, और ना ही कंठस्थीकरण की बात तो कोई नहीं करता, रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल करता है अपने आप में। निष्क्रिय तो नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, इन्होंने कल्चरल टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है, कि इन्होंने, वैगोस्की ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखो, अभी मैं ज्यादा बड़े बड़े सेशन नहीं दे रहा हूँ, होपफुली मैंने इतने सेशन दे दिए हैं। देखो, मेरी ये प्लेलिस्ट हो चाहे पहले वाली प्लेलिस्ट हो, उसमें हमने टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को फिनिश किया है, और यहाँ पे हम केवल मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको। अगर आपने इस प्लेलिस्ट में आए हुए हो तो सारे मॉक टेस्ट ऐसे लगा लो, बहुत अच्छी CDP हो जाएगी। आप 30 में 30 तो नहीं, कम से कम तो 29 तो ला ही पाओगे मुझे लग रहा है ना। क्योंकि इतने आसान तरीके से मैं सारे प्रीवियस से, मतलब जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सारे प्रीवियस में रिपीट हुए बार बार। जैसे अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ये कोई कहने की बात है नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप कर दीजिएगा। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान, यानी क्लासरूम में समूह कार्य कराया जा रहा है, बच्चों को आपस में बिठा के कार्य कराया जा रहा है। रमेश ने देखा, एक लड़का है जिसका नाम है रमेश, उसने देखा कि उसके विद्यार्थी, क्या लिखा, उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों, क्या लिखा, विद्यार्थियों को, ये हमारे टाइपिंग मास्टर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, विद्यार्थियों
को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, मतलब जैसे मान लीजिए टीचर है क्लासरूम में और बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहा है ना, तो आप एज अ टीचर आप उसकी थोड़ी सी मदद करोगे, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे और आपके सपोर्ट से बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाएगा। तो ये होता है मचान, ये होता है स्कैफोल्डिंग। क्या होता है स्कैफोल्डिंग, ढांचा, मचान। इसकी बात वेगोस्की ने करी है। किसने करी? वेगोस्की ने करी हुई है। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि जो है एक क्लासरूम है जहां पे बच्चे ग्रुप में कार्य कर रहे हैं और रमेश ने देखा कि एक बच्चा जो है अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए कठिनाई महसूस कर रहा है और विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए, मतलब रमेश क्या करेगा। रमेश टीचर है जो भी है, समझ लीजिएगा आप। टीचर रमेश क्या करेगा, उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करना बिल्कुल गलत बात भैया। उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य छोड़ना क्यों है, कार्य को है डेडिकेशन से कार्य करना छोड़ना क्यों भाई, कंसिस्टेंसी से कार्य करो, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये गारंटी है अगर आप लगातार काम कर रहे हो। हैं ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल क्यों बनाओगे भैया, सरल बनाना है भाई। कोई भी चीज आपको बताओगे तो सरल करोगे, उसे कठिन क्यों करोगे, कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना करना, आपको इजी करना है ना। तो आप क्या करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड आप संकेत दोगे, थोड़ी सी मदद करोगे जिसके माध्यम से बच्चा सीख जाए और अपने कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाए, है ना। चलिए होपफुली आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। जीन प्याजे से बात आ गई, यहां पे देखिएगा बात आई है जीन प्याजे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करिएगा। जीन प्याजे से रिलेटेड बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि जीन प्याजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया हुआ है। अब देखो जीन प्याजे की बात करें तो ये भी एक रचनाकार है। क्या है, ये भी एक रचनाकार है और इन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। किसको, आनुवंशिकता को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है, हेरिडिटी को। और वैसे भी आपको पता है कि विकास यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है, मतलब दोनों को बराबर बराबर योगदान देना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आनुवंशिकता का पूरा पूरा इंपॉर्टेंस है या केवल हेरिडिटी या मतलब कि पर्यावरण का केवल योगदान है ना, दोनों का बराबर बराबर योगदान है बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। अब देखो प्याजे की बात करिए तो प्याजे ने कहा कि बच्चा जो होता है नन्हा साइंटिस्ट होता है, अन्वेषण करता है। प्याजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं खाली प्लेट नहीं होते, वो शुरुआत में जब पैदा होते हैं तब भी बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और बहुत ही मतलब कुछ सीख सकते हैं, वो जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होते हैं, है ना। चलिए सीखने के लिए तत्परता यानी कंटिन्यू काम करोगे तब आप सीख ही जाओगे। नकारात्मक क्यों होगा यार मेरे, प्रतियोगिता थोड़ी ना करानी है आपको, दिन भर प्रतियोगिता ही कराओगे, पढ़ाओगे कब। कार्यात्मक स्थिरता नहीं होनी चाहिए। हमें बताया गया है सीखने के लिए तत्परता, यानी अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं और एक्टिव हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली जा रही है, ये भी जीन प्याजे से रिलेटेड ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, फटाक से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी जीन प्याजे ने जो हाइपोथेसिस दी है, इनके प्रिंसिपल का नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। यानी बच्चे जो होते हैं परिकल्पना करने लगते हैं, निगमनात्मक यानी उनके अंदर थिंकिंग आ जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है। क्या वो संवेदी परक होगा, पूर्व संक्रियात्मक में होगा, मूर्त संक्रियात्मक में होगा, औपचारिक में होगा। संवेदी के परक की बात करें, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है ये संवेदी परक है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक है। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक के अंदर आएगी और 11 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है ये हमारी औपचारिक के अंदर आएगी। अब बताओ क्या आपके अंदर निगमनात्मक सोच जन्म से 2 में आएगी क्या? जब आप छोटे होते हो तो आप कहां से तर्क करोगे भाई? पूर्व संख्या 2 से 7 वर्ष में। सिंपल फंडा है, 11 से 18 साल के बीच में औपचारिक में बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, वो सोचने समझने और तर्क करने लगता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल आज कुछ 13 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे हम। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, पढ़िए जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है विकास का अधोगामी सिद्धांत। अब अधोगामी की बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा इंग्लिश पे भी नजर डाल लेना, कभी कभी इंग्लिश में पढ़ना मेरे लिए आसान हो जाता है, हम लोगों के लिए आसान हो जाता है क्योंकि पेपर हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। अब देखो अधोगामी की बात है, जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे किससे, एक होता है सेफेलोकार्डन, एक होता है जेडबीटी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, जटिल से सरल कोई बात नहीं होती, सरल से जटिल होती है। सिर से पैर की बात की जाए तो ये सेफेलोकार्डन होता है, इसको बोलते हैं विकास की प्रक्रिया में सेफेलोकार्डन जब आपसे बोला जाएगा तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। सामान्य से भी इसकी कोई बात नहीं हो रही। केंद्र से बाह्य यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। अधोगामी सिद्धांत जो कहता है कि केंद्र से बाहर की ओर यानी बच्चा जो होता है पेन पहले हथेली पे लेता है और फिर बाद में उंगलियों से ऐसे पकड़ता है ना, मतलब सेंटर से बाहर की ओर, समझ रहे मेरी बात को। तो केंद्र से बाहर की ओर ये होता है जेडबीटी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली जा रही है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली जा रही है, पढ़ लीजिए जरा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसके माध्यम से बच्चा क्रिएटिविटी, मतलब बच्चा डिफरेंट टाइप से डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएगा। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जहां पे बच्चा डिफरेंट टाइप से सोचेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, यार इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये बात जो सर ने बताई कि या ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, मतलब जहां पे अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा। कहां पे, कौन सा ऐसा प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, यहाँ पे कौन सी क्रिएटिविटी है, कोई सी भी नहीं, डायरेक्ट बता देगा, है ना। भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, आप बताइएगा। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर। यहाँ पे कोई सिंपल ऐसी बड़ी बात नहीं जो बता नहीं पाएगा, क्रिएटिविटी कहाँ लगाएगा ना। एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं हो रही। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे, ये एक ऐसा प्रश्न है जहां पे आप डिफरेंट टाइप से सोचोगे और समझने की कोशिश करोगे यार क्या किया जाए कि पानी की कमी पूरी हो जाए, है ना। मतलब यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप से सॉल्यूशंस को निकालोगे, यार ऐसा किया जाए कि ऐसा किया जाए। तो हमारे पास यही की बात, इसी की बात की जा रही थी कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जहां पे बच्चा समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे, यानी क्या सीखे, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। देखो ये बात मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, देखो ये पढ़ाई तो चलती रहेगी, है ना। कभी कभी हमें यार लगने लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सारी की सारी हमारी लाइफ में क्यों आ रही हैं, दूसरों के जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामने वाले को देख के आप जज कर लेते हो कि बंदा कितना खुश है। मैं सच में आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, बट कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता। आप क्या करते हो, दूसरे का स्टेटस देखते हो और लगता है सामने वाला बंदा बहुत खुश है। यार इंसान 10 फोटो खींचता है जिसमें से सबसे जो अच्छी फोटो होती है उसको स्टेटस पे लगाता है, और आप ऐसी फोटो को देख के जज करते हो कि सामने वाला कितना खुश है ना। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं को हंसकर खेलकर सॉल्व कर लेना आर्ट ऑफ लाइफ है। मतलब समस्याओं को हंसते खेल के सॉल्व कर लो, यार जीवन है, कठिनाई तो होंगी होंगी ना, हंसते मुस्कुराते सॉल्व कर लो, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है ना। तो होपफुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी मुझे लग रहा है। और फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे 110%। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो, है फिलहाल के लिए ओवरऑल 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और कहीं पर भी आपको कुछ लगा हो तो मुझे बता के जरूर जाइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाएगा जब आप ऐसा करते हो। आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो आप कमेंट में मतलब बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप सीटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो, केबीएस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी आप मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, पर मेरा स्टेटस है कि मैं लर्नर, मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ, यही मेरी चीजें हैं। होपफुली आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।